नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम H1B वीज़ा के इशू को डिस्कस करेंगे। क्यों यूएस के लॉ मेकर्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप H1B वीज़ा इश्यूज़ आगे इशू ना कीजिए, और ये भी जानेंगे कि इससे इंडियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इंडियंस यूएस में जाकर जॉब करना चाहते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, इंडियन इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। और सबसे पहली बात, हम H1B वीज़ा को भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, राइट। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लॉ मेकर्स द्वारा ये एडवाइस क्यों दी जा रही है कि आप H1B, H4, L1, B1, B2 और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर गेस्ट वर्कर एडमिशन्स पूरी तरह सस्पेंड कर दीजिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते 26 मिलियन अमेरिकन्स अपनी जॉब से हाथ गंवा चुके हैं और वहाँ हालत और भी बेकार हैं। तो जिससे अमेरिकन वर्कर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, वो काम कर सकें और वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, उसको देखते हुए लॉ मेकर्स ने ये सजेशन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, राइट। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि H1B वीज़ा क्या होता है। H1B वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। ये टेम्प्ररी, जो लोग वहाँ पर टूरिज़्म के लिए, पढ़ने के लिए या फिर हेल्थ के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए या फिर वहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। मतलब यूएस में जो भी बाहर की कंट्रीज़ के, दूसरी कंट्रीज़ के लोग आते हैं, उन्हें दिया जाता है। अब सबसे पहले इमिग्रेंट, नॉन इमिग्रेंट और माइग्रेंट में क्या डिफरेंस होता है, मैं उसको आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, माइग्रेंट वो पर्सन होता है सेम कंट्री में ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट हो जाए, कोई अच्छे काम के लिए, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या जॉब मिल रही हैं उसके लिए, लेकिन वो सेम कंट्री में ही करता है, तो उसे हम बोलेंगे माइग्रेंट। और वहीं हम नॉन इमिग्रेंट बोलते हैं जो पर्सन टेम्पररी दूसरी कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जैसे इंडिया से यूएस में कोई जाकर जॉब करे या पढ़ने के लिए जाए या हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए या टूरिज़्म के लिए जा रहा है, तो दैट इज़ नॉन इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट वो पर्सन होता है, जैसे इंडियन ही चाहता है कि मैं यूएस में परमानेंटली रहना चाहता हूँ, मैं वहीं का अब रेजिडेंट बनना चाहता हूँ, तो वो माइग्रेंट, वो इमिग्रेंट कहलाता है, ठीक है। अब ये तो आपको बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं H1B वीज़ा। देखिए, H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि यूएस में फॉरेन नेशनल्स को मिलता है, जो कि परमानेंटली यूएस में टूरिज़्म के लिए आना चाहते हैं, बिज़नेस करने के लिए आना चाहते हैं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट या जॉब करने के लिए या टेम्पररी कोई वर्क के लिए आना चाहते हैं, तो उन्हें H1B वीज़ा इशू होता है। अब H1B वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जिससे जो वहाँ की MNCs हैं, ठीक है, तो वो इंडियंस को जॉब देती हैं। और वो इसकी कंडीशन ये है कि जो पर्सन यूएस में आ रहा है वो ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए, उसे H1B वीज़ा दिया जाता है, चाहे वो जॉब के लिए आ रहा है, चाहे वो हेल्थ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, किसी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है कि वो एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय करती हैं पर्सन को, ठीक है। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में जैसे IT, फाइनेंस, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ये सारा आ जाता है। कोई भी प्रोफेशनल लेवल जॉब जिसमें या तो बैचलर या उससे ज़्यादा की डिग्री की ज़रूरत होती है, उन्हें H1B वीज़ा दिया जाता है। और H1B वीज़ा में एक ऑप्शन ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन का भी होता है, ठीक है, कि मतलब जो पर्सन H1B वीज़ा लेकर वहाँ 5 साल तक रह रहा है, वो आगे ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ग्रीन कार्ड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ग्रीन कार्ड वहाँ का एक परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है जो कि इमिग्रेंट्स को इशू होता है, और अंडर यूएस, अंडर इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952, ये यूएस का इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 है, जिसके अंडर ग्रीन कार्ड्स इशू होते हैं, ठीक है। इससे पर्सन वहाँ परमानेंटली रह सकता है, जॉब कर सकता है, एक यूएस रेजिडेंट की तरह, ठीक है, मतलब वो यूएस का परमानेंट रेजिडेंट हो जाता है। अब देखिए, H1B वीज़ा होल्डर वाला पर्सन अपने साथ अपनी स्पाउस को ला सकता है या अपने स्पाउस को ला सकता है अगर लेडी है तो, और अपने चिल्ड्रन को ला सकता है जिनकी उम्र 21 साल से कम हो। उन्हें H4 वीज़ा दिया जाता है और वो एज अ डिपेंडेंट H1B वीज़ा होल्डर के साथ आते हैं, और वो लोग यूएस में जब तक रह सकते हैं जब तक H1B वीज़ा होल्डर वाला व्यक्ति वहाँ रह रहा है। और इनको H4 वीज़ा दिया जाता है, इसलिए ये यूएस में काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब देखिए, चिल्ड्रन आ रहा है तो वो स्कूल तो अटेंड कर ही सकता है ना, तो उसे ये सुविधा दी गई है कि वो स्कूल अटेंड कर सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है। तो ये बात हुई H1B वीज़ा के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया का स्टेटस H1B वीज़ा में क्या है और इंडियंस को क्यों दिक्कतें आएंगी। देखिए,
जो अगर हम यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस के डेटा पर गौर फरमाएं तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है H1B वीज़ा का। मैं आपको बता देती हूँ कि 2018 में अगर 4 H1B वीज़ा इशू हुए थे तो उसमें 3 इंडियंस थे, 3 इंडियंस को H1B वीज़ा इशू हुए थे। और मैं पूरा नंबर अगर आपको बताऊं तो 73.9% टोटल इंडियंस थे H1B वीज़ा लेने वाले। मतलब नंबर के टर्म्स में बताऊं तो 3,09,986 H1B वीज़ा इंडियंस थे। इससे जो इंडियंस की एम्प्लॉयमेंट है वो छिन सकती है। और 2020 और 21 के आंकड़े बताऊं तो 68% H1B वीज़ा रजिस्ट्रेशंस इंडियंस हैं और उसके बाद चाइना आता है 13.2% पर। देखिए कितना डिफरेंस है इंडिया और चाइना में। इंडिया 68% कॉन्स्टिट्यूट करता है और चाइना वहीं 13.2%। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हुई स्टेटस की। अब जब यूएस को इतनी दिक्कत है पहले ही कि H1B वीज़ा हमें इशू नहीं करना है, हमारे अमेरिकन्स को जॉब मिलनी चाहिए। देखिए एक बार ग्रीन कार्ड के लिए भी उन्होंने ऐसा किया था, टेम्परली उसे सस्पेंड कर दिया था। तो इससे अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी नज़र आई थी और देशों को, राइट। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है यूएस को फिर H1B वीज़ा देने की ही, जब वो उसे सस्पेंड ही करता रहता है। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, हर साल ही न्यूज़ में आ जाता है जैसे भी, या 1-2 साल में। देखिए वहाँ की जो MNCs हैं वो यूएस गवर्नमेंट पर दबाव डालती हैं कि आप H1B वीज़ा का दायरा बढ़ाइए, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के अमेरिकन्स हैं, वही उस काम को बहुत ज़्यादा सैलरी लेकर करेंगे और इंडियंस कम सैलरी पर कर देंगे। और उनकी स्किल्स अच्छी होती ही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं। और इंडिया को ये फ़ायदा है कि वहाँ पर इंडियन कंपनीज भी तो बिज़नेस करती हैं, जैसे TCS है, विप्रो है। वो भी चाहती हैं कि इंडियंस हमारे यहाँ काम करें, क्योंकि अगर हम अमेरिकन्स को वहाँ से एम्प्लॉय करेंगे तो वो ज़्यादा सैलरी लेंगे एज़ कम्पेयर टू हम इंडिया को एम्प्लॉय कर लेंगे और हमें सेम सर्विस मिल रही है। ठीक है, तो वो इंडियंस को चाहेंगे वहाँ पर। और इंडियन इकॉनमी पर ये फ़र्क पड़ेगा। बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो स्किल्स हैं वो घर की घर में रहेंगी। इससे ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, ब्रेन गेन होगा। क्या होता था, यहाँ से पढ़ के अमेरिका में चले जाते थे अपनी सर्विसेज देने, तो उससे ब्रेन ड्रेन होता था। अब ब्रेन गेन होगा, राइट। और डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली हमारे IITians वहाँ पर जाते थे काम करने के लिए, और वो यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए रेमिटेंस भेजते थे। तो उस रेमिटेंस से एक तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस होता था, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो बढ़ जाता था, और जो पैसा वो अपनी फैमिली को बेचते थे वो खर्चते थे अपने काम में, अपने मतलब अच्छी लाइफ जीने के लिए, क्योंकि अच्छा खासा पैसा IITian बेचता था अपनी फैमिली को। तो वो कार खरीद रहे हैं या फिर घर खरीद रहे हैं। तो अब जब वो नहीं भेजेगा तो इससे स्पेंडिंग नहीं होगी, मतलब जब कंजम्पशन ही नहीं होगी, जब वो स्पेंड ही नहीं करेंगे तो इकॉनमी पर बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि जब खर्च नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, तो इकॉनमी पर बुरा असर पड़ेगा, इकॉनमी में ग्रोथ नहीं आएगी, इकॉनमी की ग्रोथ गिर सकती है। ऐसा 2-3 साल पहले भी हुआ था। ये बोला गया था हमारे अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी अगर H1B वीज़ा सस्पेंड कर दिया गया, H1B वीज़ा का जो दायरा है उसे सीमित कर दिया गया। तो ठीक है, कुछ % से कम हो जाएगी, वो मुझे अभी याद नहीं है, राइट, क्या था, लेकिन कुछ % से कम होने का था, बिल्कुल, राइट। तो ये था एनालिसिस H1B वीज़ा पर। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये आज के एनालिसिस को मैं यहीं एंड करती हूँ। जल्दी एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।